बालकनी से कमरे में आकर मैं बिस्तर पर बैठकर रोने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि बालकनी में खड़ी हो अपने गीले बाल सुखाने में मैंने कौन सा अपराध कर दिया जिससे ससुर जी इतना गुस्सा हो उठे। मेरे भैया भाभी कितने प्यारे हैं और कितना प्यार करती हैं भाभी मुझे। कभी भाभी ने माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। यहाँ आकर मुझे क्या मिला? ना घर, ना किसी का स्नेह और ना ही आज़ादी का एक लम्हा। हाँ, अगर सोने चांदी के ढेर को स्नेह कहते हैं तो वह यहाँ बहुत है, लेकिन क्या इन बेजान चीज़ों से मन का सुख पाया जा सकता है? अगर हाँ, तो मैं बहुत सुखी हूँ। सोने के पिंजरे में पंछी की तरह पंख फरफराकर अपनी बेबसी पर आंसू बहाने से ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। पति नाम का जीव जो मुझे ब्याह कर लाया, उसके दर्शन आधी रात के बाद होते हैं तो दूसरों को मैं क्या कहूँ? पता नहीं किस बुरी घड़ी में नीरज की नज़र मुझ पर पड़ गई और वह मुझे पिंजरे में बंद कर लाया। नीरज का रिश्ता जब पापा के पास आया था तो सब यह जानकर हैरान रह गए थे। इतने बड़े जमींदार के घर की बहू बनना बहुत भाग्य की बात है। पता नहीं सहेलियों के साथ खेतों में कुलांचे भरते कब नीरज ने मुझे देखा और मैं उनकी आंखों में बस गई। तुरंत नीरज के घर से रिश्ता आया और पापा ने हाँ कहने में एक पल भी नहीं लगाया। बड़े धूम धड़ाके से शादी संपन्न हुई और मैं जमींदार घराने की बहू बन गई। जिस धूमधाम से मेरी शादी हुई उसे देखकर मैं अपनी किस्मत पर नाज कर रही थी। नीरज को देखकर तो मेरे अरमानों को पंख लग गए। जितना सुंदर और ऊंचे कद का नीरज है उससे तो मेरी सहेलियां भी ईर्ष्या करने लगी। ससुराल की देहरी तक पहुंची तो दोनों और कतार में खड़े दास दासियों के सिर हमारी अगवानी में झुक गए। उन्हें सिर झुकाए देखकर मुझे एहसास होने लगा मानो मैं कहीं की महारानी हूँ। सासू माँ ने आरती उतारकर मुझे सीने से लगा लिया। मुझे लगा मुझे मेरी माँ मिल गई। सुहाग सेज तक पहुंचने से पहले कई रस्में हुई। मुंह दिखाई में मेरी झोली में सुंदर सुंदर सोने के गहनों का ढेर लग गया। तमाम तरह की रस्मों के बाद मुझे सुहाग सेज पर बिठा दिया गया। कमरा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरा बहुत बड़ा और बहुत सुंदर सजाया गया था। चारों ओर फूलों की महक मदहोश किए दे रही थी। मेरी जेठानी मुझे कमरे में छोड़कर चली गई। एकांत पाते ही मैंने कमरा बंद किया और घूंघट हटाकर आराम से सहज होने की कोशिश करने लगी। दिन भर के क्रियाकलापों से थक कर मैं थोड़ा आराम करना चाह रही थी। थकान से कब मुझे नींद ने घेर लिया पता ही नहीं चला। दरवाजे की कुंडी खड़की तब मेरी नींद खुली। घड़ी रात के 3 बजा रही थी। ओह! कितनी देर से मैं सो रही हूँ सोचते हुए सिर पर पल्लू लेकर दरवाज़ा खोला। शराब का भभका मेरे नथने से टकराया तो मैंने घबरा कर देखा। सामने लाल आँखें लिए नीरज खड़े थे। मैं हैरान नीरज का यह रूप देखती ही रह गई। अंदर आकर नीरज ने दरवाज़ा बंद कर लिया और मुझसे बोले, सॉरी रोमा, शादी की खुशी में दोस्तों ने पिला दी, बुरा मत मानना। नशे में होने के बावजूद नीरज ने एक अच्छे इंसान का परिचय दिया। मैंने भी उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन यह 1-2 दिन की बात नहीं थी। हवेली में मुजरे होते और नीरज अक्सर देर रात ही कमरे में आते। हाँ, नीरज मुझे दिलो जान से प्यार करते हैं, लेकिन उसके बदले मुझे कितनी तपस्या करनी पड़ती है, यह बात उन्हें समझ में नहीं आती। मैं शिकायत करती तो वह कहते, यह तो हमारी परंपरा है, ज़िम्मेदारों के यहाँ मुजरे नहीं हो तो लोग क्या कहेंगे? अरे रोमा, कहाँ हो भाई? आओ, सुनार जी आए हैं। यह आवाज़ सुनकर मैं वर्तमान में लौट आई। मेरी जेठानी मुझे बुला रही थी। मेरा जाने को मन नहीं था, लेकिन मना भी नहीं कर सकती थी। बाहर बारहदरी में सुनार जी काँटा बाट लिए बैठे थे। भाभी ने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ छोटी? क्या तुम रो रही थी? जो तुम्हारी आंखें लाल हो रही है, क्या तुम्हें मायके की याद आ रही है? मैंने कहा, नहीं भाभी, वैसे ही नींद लग गई थी इसलिए। छोटी, तुझे कुछ गहने बनवाने हो तो बनवा ले। देख, मैं तो यह हार तुड़वा कर दूसरा बनवा रही हूँ। पर भाभी, यह तो बहुत सुंदर है और नया भी। आप इसे क्यों तुड़वा रही हैं? अरे छोटी, इसे मैंने अपने भाई की शादी में पहन लिया और तुम्हारी शादी में भी पहना है। बस अब पुराना हो गया, मैं तो अब नया ही बनवाऊंगी। मैं क्या कहती, चुप रहना ही ठीक समझा। भाभी ने कहा, तू भी कुछ न कुछ बनवा ही ले। अगर कुछ तुड़वाना नहीं चाहती तो माँ जी से सोना लेकर बनवा ले। यहाँ सोने की कोई कमी नहीं है। रोमा सोचने लगी कि वह तो मैं देख ही रही हूँ, तभी तो हमारे लिए यहाँ सोने के पिंजरे बनवाए गए हैं। इस चारदीवारी में कैद हम गहने तुड़वाए और गहने बनवाए, बस इन्हीं गहनों से दिल बहलाए। सुनार जी चले गए तो मैंने पूछा, भाभी, आप 8 बरस से यहाँ रह रही हैं, जेठ साहब भी आधी रात से पहले घर में नहीं आते, फिर आप किस तरह अपने मन को बहला लेती हैं? मेरा तो 6 महीने में ही दम घुटने लगा है। देख छोटी, इन ज़मींदारों की यही रीति है, मेरे मायके में भी यही सब कुछ होता है। हम कुछ बोले भी तो यहाँ के मर्द
यही कहेंगे कि मर्दों की दुनिया में तुम लोग दखल मत दो, तुम्हारा काम है सज-धज कर रहना और मन बहलाने के लिए जब चाहो सुनार को बुलवा लो और गहने तुड़वाओ तथा नए बनवाओ। मैं आंखें फाड़े भाभी को देखती ही रह गई। कितनी सहजता से उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रख दिया, कितनी आसानी से इस ज़िंदगी से समझौता कर लिया। लेकिन मैं क्या करूँ? मैंने तो पढ़ लिख कर सारी शिक्षा भाड़ में झोंक दी। मैं कहाँ से रास्ता खोजूँ आज़ादी का? कमरे में आते ही फिर रुलाई फूट पड़ी। हाय! मैं कहाँ फँस गई? मेरे पापा ने यह क्यों नहीं सोचा कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती? क्यों भूल गए कि उनकी बेटी पढ़ी लिखी है, उसकी छाती में भी दिल धड़कता है? क्या महज़ पैसे वाले होने से सारी खुशियाँ खरीद सकते हैं? क्यों भूल गए कि उनकी बेटी के भी कुछ अरमान हैं? पापा यह क्यों भूल गए कि पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, चाहे वह सोने का हो या लोहे का? आधी रात को नीरज आए तो मैं जाग रही थी। मैं नीरज से कुछ सवाल करना चाहती थी, लेकिन वह बहुत थके हुए लग रहे थे। मेरे माथे पर एक चुंबन की मुहर लगाई और बिस्तर पर लेटते ही खर्राटे भरने लगे। मैं मन मार कर रह गई, सोचने लगी, कभी नीरज मुझे वक़्त दे तो मैं इस पिंजरे से आज़ाद होने की भूमिका बनाऊँ। लेकिन यह मुजरा और मुजरे वालियाँ वक़्त दे तब ना। वैसे नीरज से मुझे और कोई शिकायत नहीं थी। वह मुझे बेइंतहा प्यार करते हैं, बस अपनी ख़ानदानी परंपराओं में बंधे मुझे वक़्त ही नहीं दे पाते। मैंने 1-2 बार दबी ज़बान में उन्हें मुजरे में जाने से रोकने की कोशिश भी की तो उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे जोरू का गुलाम कहलवाना चाहती हो? घर के सभी मर्द देर रात तक मुजरे में बैठे रहते हैं, तो भला मैं अकेला कैसे उठ सकता हूँ? तुम मेरी मजबूरी समझती क्यों नहीं? दिन-ब-दिन मैं घुटती रही। भाभी और सासू माँ को इसी हाल में खुश देखकर भी मैं इस ज़िंदगी से तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। यह दोष किसका है? पता नहीं, मेरा या मेरे पापा का है या फिर मेरे इस सौंदर्य का, जिसकी वजह से मैं कैद कर ली गई। सुबह बेमतलब ससुर जी नाराज़ हो गए। जो मर्द दूसरी औरतों के अश्लील नाच गाने पर बिछे जाते हैं, पैसे लुटाते हैं, उन्हें घर की बहू बालकनी में खड़ी होकर बाल भी सुखा ले तो गुस्सा क्यों आता है? यह दोगली नीति जमींदारों के खानदान की रीत ही है। नाचने वालियाँ भी तो औरतें ही हैं, क्या उनमें कभी अपनी माँ-बहन का चेहरा उन्हें नज़र नहीं आता है? शादी को 8 महीने हो गए, लेकिन एक दिन भी आज़ादी की सांस नहीं ली। खूब खाना-पीना और सुंदर कपड़े गहने पहनना ही हमारी नियति थी। हम अपने लिए नहीं, इस खानदान की परंपराओं के लिए जी रही थी और इस हवेली के मर्दों के लिए ही हमारी सांसें चल रही थी। सासू माँ और भाभी बिना किसी प्रतिकार के सहजता से रह रहे थे। पता नहीं उनके दिल में इस परंपरा के खिलाफ बगावत करने का विचार क्यों नहीं आता। दोनों ही मुझे बहुत स्नेह करते थे, लेकिन मेरा मन यहाँ नहीं रम पा रहा था। मुझे तो कुछ कर दिखाने की ललक थी। आसमान में पंख फैलाकर उड़ने का अरमान था। मेरी तकदीर ही कहिए कि इतने दिनों बाद नीरज से लंबी मुलाकात का अवसर मिला। हुआ यूँ कि सासू माँ, ससुर, जेठ और भाभी का किसी रिश्तेदारी में शादी के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। नीरज के जिम्मे वहाँ की ज़मींदारी का काम छोड़ गए थे। मुझे सासू माँ साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे घर पर ही छोड़ गए। मैं बड़ी बेसब्री से नीरज का इंतज़ार कर रही थी। नीरज बाहर बैठक में किसी से लेन-देन कर रहे थे। मैं बेचैनी से बैठक के दरवाजे पर चक्कर काट रही थी। जब नीरज नहीं आए तो मुझसे और सब्र नहीं हो पाया और मैं बैठक में चली गई। वहाँ बैठे लोगों ने सिर झुकाकर मेरा अभिवादन किया। एक बार फिर खुद के खास होने का एहसास मुझ पर हावी होने लगा, लेकिन नीरज ने इतना वक़्त ही नहीं दिया। बोले, तुम यहाँ बैठक में क्यों आ गई? अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। मैं अपमानित सी लौट आई। नीरज भी तो इसी खानदान का खून है। भला वह कैसे बीवी को खुलेआम दूसरों के सामने आने देगा? मैं बेचैनी से पूरे घर में चहलकदमी करने लगी। नीरज का इंतज़ार मुझे हर पल बरसों सा लग रहा था, लेकिन कोई चारा नहीं था। आखिर नीरज घंटे भर बाद अंदर आए और मैं उन्हें लगभग धकेलती हुई अपने कमरे में ले गई। घर के मौजूद दास-दासियों ने आश्चर्य से मुझे देखा और गर्दन झुका ली। इस वक़्त उनकी झुकी हुई गर्दनें मुझे गर्व का एहसास नहीं करा पाई। नीरज ने कहा, यह क्या पागलपन है रोमा? मैं कहीं भागा थोड़े ही जा रहा हूँ। नीरज, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तुम कुछ वक़्त मुझे दो, तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, कहो। नीरज आराम से पलंग पर बैठ गए। नीरज, बुरा मत मानना, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे तलाक दे दो। नीरज चौंक उठे। यह क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है?
क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ? पहले दिन तुम्हें जब मैंने खेतों में दौड़ते देखा तो मेरा दिल धड़क उठा और उसी क्षण मैंने फैसला कर लिया था कि तुम्हें ही अपना जीवन साथी बनाऊँगा। वह तो ठीक है नीरज, मुझे तुम्हारे प्यार से इनकार नहीं है, लेकिन ज़रा सोचो कि एक आज़ाद पंछी को तुम सोने के पिंजरे में कैद कर लोगे तो क्या वह खुश रह सकता है? क्या तुम चाहते हो कि मेरी शिक्षा इस पिंजरे की भेंट चढ़ जाए, या फिर मैं घुट-घुट कर इस कैद में जान दे दूँ? ना मुझे सोना-चांदी चाहिए, ना धन-दौलत, मुझे मेरी ज़िंदगी चाहिए जिसे मैं अपने तरीके से जी सकूँ। नीरज चुप, क्या कहे, क्या ना कहे। लंबी चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, अच्छा रोमा, मुझे सोचने के लिए वक़्त दो। नीरज ने बहुत सोचा और एक तरकीब निकाल ली। ऐसा करो, तुम जितना धन ले जा सकती हो अपने सूटकेस में भर लो और अपनी पैकिंग कर लो। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा और कभी लेने नहीं आऊँगा। तलाक की बात पर घर में बवाल मच जाएगा। तुम इन ज़मींदारों को नहीं जानती हो, खून खराब हो जाएगा। मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचे। मायके के बहाने तुम यहाँ से निकल जाओगी, बाद में जो होगा मैं सँभाल लूँगा। दोबारा शादी भी नहीं करूँगा। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, मुझे याद करना, मैं आ जाऊँगा। वहाँ तुम आज़ाद हो। इतना पैसा साथ ले जाना कि तुम्हें आर्थिक परेशानी से न गुज़रना पड़े। मेरी दुआ है तुम जहाँ भी रहो, खुश रहो। अब परीक्षा की घड़ी मेरी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूँ। नीरज के प्यार में रत्ती भर भी खोट नहीं है, लेकिन मेरे सपने, मेरे अरमानों का क्या होगा? सोचा था पढ़ लिख कर कुछ बनकर दिखाऊँगी, लेकिन यहाँ तो पढ़ाई पूरी होते ही पाँव में बेड़ियाँ पड़ गई। लेकिन नीरज का क्या होगा? कब तक वह घरवालों को भरमा पाएँगे और उनकी ज़िंदगी बेवजह ही नरक बन जाएगी? क्या मुझे लेकर नीरज के कुछ सपने नहीं हैं? नहीं, नहीं, मैं नीरज को छोड़कर नहीं जा सकती। रात भर इसी उपाहों में करवटें बदलती रही। सुबह नीरज ने मुझे प्रश्नसूचक नज़रों से देखा तो मैंने नज़रें झुका ली और दौड़कर नीरज से लिपट गई। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब